हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं ALP 10 अगस्त 2018 की सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी का डिस्कशन जो है आज हम लोग बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर दिया गया है और उसके बाद हमसे जो है उन वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा का माप पूछा जा रहा है। तो देखिए, वर्ग का जो होता है वो चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। यदि हम वर्ग की एक भुजा को ए मान ले तो सभी भुजा जो है ए हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। और इस वर्गाकार खेत का जो है हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर हमें दिया गया है और इनकी प्रत्येक भुजा का माप हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर होता है। और इसका मान जो है हमें क्वेश्चन में 196 दिया गया है। तो अब देखिए, हमें तो ए का मान निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप, यानी कि ए का मान पूछा जा रहा है। तो ए का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो ए यहाँ स्क्वायर में है और इस स्क्वायर को यदि हम इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 196 का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके जो है ए का मान निकलेगा। तो 196 का स्क्वायर रूट यानी कि हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है, यानी कि ए का जो मान हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। यानी इस वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा का जो माप होगा वो 14 मीटर होगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 4624 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को यदि हम बाय ऑप्शन कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा यानी कि कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका हम यदि वर्ग करते हैं तो वो 4624 हो जाएगा। तो अब देखिए, यदि हम 72 पहला ऑप्शन लेके इसका चेक करें तो 72 का सबसे पहली इकाई अंक हम लेके चेक कर सकते हैं, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना 4 होगा और 4624 का भी इकाई अंक 4 है, तो 72 जो है होने की संभावना है, यानी ऑप्शन ए। अब यदि ऑप्शन बी लेके हम चेक कर लें तो ऑप्शन बी 66 है और 66 का 6 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 36 आता है, यानी कि इकाई अंक 6 है और यहाँ इकाई अंक 4 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है होने की संभावना नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी ले लेते हैं तो ऑप्शन सी में 64 है और 64 में 4 का यदि हम इकाई अंक करते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, सॉरी वर्ग करेंगे 4 का तो 16 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 6 आता है और यहाँ इकाई अंक 4 है, यानी कि ये ऑप्शन भी होने की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद जो है ऑप्शन लास्ट डी है और डी ऑप्शन में 68 है और 68 का 8 और 8 का यदि इकाई अंक वर्ग करते हैं तो 64 हो जाता है और 64 का इकाई अंक 4 है, यानी कि 4624 का इकाई अंक भी 4 है, यानी 68 होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, 72 और 68 दो ऑप्शन होने की संभावनाएं हैं। तो हम यदि 70 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 हो जाता है, 7 सत्ते 49 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 4900 हो जाता है। तो कहने का मतलब हमें तो 4624 का ही वर्गमूल निकालना है ना। तो 70 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 4900 होता है, यानी कि 70 से बाद वाली कोई भी संख्या जो होगी वो इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो कहने का मतलब 70 के बाद तो 72 है, यानी कि 72 भी जो है वो इकाई अंक नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 68 का यदि हम वर्ग करते हैं तो वो 4624 होगा, यानी कि 4624 का जो वर्गमूल होगा वो 68 होगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा और इसलिए कार्य को पूरा करने में जो है कुल 16 दिन लगे। यदि ए अकेले काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी काम को यदि ए और बी दोनों मिल के करना चाह रहा है तो वो 12 दिन में समाप्त करेगा और इसी काम को यदि ए अकेला करेगा तो वो 21 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक ना। अब यदि हम 12 और 21 दोनों का एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क कहलाएगा। तो 12 और 21 का जो एलसीएम हम लेंगे तो 3 गुने 4 12 होता है और 3 गुने 7 जो होता है वो 21 होता है।
तो अब यहाँ इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 3 गुने 4 गुने 7 हो जाएगा, यानी 7 चौक 28 और 28 तिया 84 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो 84 हो जाएगा। अब यदि टोटल वर्क 84 है और टोटल वर्क को करने में ए और बी दोनों ने मिलके 12 दिन लगाता है, तो यदि हम 84 में 12 से भाग कर देते हैं तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है वो हमें पता चलेगा, या तो ए और बी का क्षमता पता चलेगा। तो अब यदि हम 12 से 84 में भाग करते हैं 7 बार में कटेगा, यानी कि ए और बी एक दिन में जो काम करेगा वो 7 काम करेगा, यानी कि ए और बी दोनों का जो क्षमता है वो 7 काम करने की क्षमता है। इसी तरह टोटल वर्क 84 है, उसमें यदि हम 21 से भाग देंगे तो ए का क्षमता पता चलेगा। तो अब यदि हम 21 से भाग करेंगे 84 में तो 7 या 21 यानी कि 4 बार में कटेगा। अब यदि 4 बार में कटता है यानी कि ए की काम करने की एक दिन की जो क्षमता है वो 4 है। अब यदि ए की एक दिन की काम करने की क्षमता 4 है और ए प्लस बी दोनों ने मिलके 7 काम करता है एक दिन में, तो बी यहाँ यदि ए तो 4 काम करेगा इसी में, तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 7 काम कर रहा है तो बी इसलिए 3 काम करेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि काम जो है कुल 16 दिन में समाप्त हो जाता है। जब काम कुल 16 दिन में समाप्त हो जाता है तो कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया? देखिए ए ने काम छोड़ रहा है, लेकिन बी तो 16 दिन का 16 दिन यानी पूरा काम किया होगा, 16 दिन बी ने काम किया होगा। तो अब यदि बी एक दिन में 3 काम करता है तो 16 दिन में बी कितना काम करेगा? 48 काम करेगा, और टोटल काम हमारा कितना? 84 है। तो 84 में से यदि 48 को हम घटाते हैं तो 36 बचता है, यानी कि 36 काम को जो है ए किया होगा। अब यदि 36 काम को ए किया होगा, 36 काम को, तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम को करने में ए कितना दिन लेगा? 9 दिन लेगा। अब यदि 36 काम को करने में ए 9 दिन लेता है और टोटल काम करने में 16 दिन लगता है, तो 16 दिन में ए तो 9 दिन काम कर रहा है। जब 16 दिन में ए 9 दिन काम कर रहा है, यानी कि लास्ट से 7 दिन काम, यानी काम समाप्त होने से 7 दिन पहले जो है ए ने काम को छोड़ दिया होगा, ठीक ना? जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक ना? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए, बी और सी एक खाली टंकी से जुड़ी है, जबकि पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 4 व 10 घंटों में भर सकते हैं। वही तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए, जबकि टंकी जो है 3/5 भाग तक भरी हुई हो, तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है किसी टंकी को 4 घंटा में भर देगा यदि अकेले भरेगा तो। उसी तरह यदि बी टंकी को भरना चाहेगा तो वो 10 घंटा में भर देगा अकेले, या सी खाली करना चाहेगा तो टंकी को 6 घंटा में अकेले खाली कर देगा, ठीक ना? यानी कि सी जो है निगेटिव काम कर रहा है। अब यदि हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से हमें टंकी का टोटल वर्क यानी कि टंकी का जो है टोटल क्षमता पता चलेगा। तो 4, 10, 6 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, क्योंकि एलसीएम जो है वो संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वही संख्या उसका एलसीएम कहलाता है। यानी कि 4 से 60 विभाजित होगा, 10 से भी 60 विभाजित होगा, 6 से भी 60 विभाजित होगा। अब यदि हम 4 से जो है 60 में भाग देते हैं, यानी कि टोटल क्षमता में भाग देते हैं, टंकी की टोटल क्षमता 60 है और टोटल क्षमता में 60 है और इन 60 में 4 से भाग देते हैं तो ए का क्षमता हमें पता चलेगा यहाँ से। तो 4 से भाग करेंगे यानी कि 15 बार में, यानी कि ए जो है एक बार में एक दिन में यानी कि 15 लीटर पानी भरेगा। यदि हम लीटर में मान ले तो 1 घंटा में ए जो है 15 लीटर पानी भरेगा, तो 4 घंटा में टोटल पानी यानी कि 60 लीटर पानी भर देगा। उसी तरह बी जो है टोटल 60 लीटर पानी को 10 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में बी कितना पानी भरेगा? 10 से 60 में भाग करेंगे यानी कि 6 लीटर पानी भरेगा।
उसी तरह सी जो है 6 घंटा में टंकी को खाली कर देता है, और सी जब 6 घंटा में टंकी को खाली करता है तो टंकी में कुल कितना पानी, 60 लीटर पानी है, यानी 60 लीटर पानी को 6 घंटा में खाली करता है। तो सी जो है 1 घंटा में कितना लीटर पानी निकालेगा, 10 लीटर पानी निकालेगा ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टंकी जो है 3/5 भाग तक भरी हुई हो तो टंकी को भरने में कितना घंटा लगेंगे, यानी कि 60 का 3/5 भाग जो भी होगा उतना जो है टंकी में पानी पहले से है, तो शेष भाग को भरने में कितना घंटा लगेगा। तो देखिए 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि नीचे वाला जो होता है वो टोटल भाग होता है और ऊपर वाला जितना कहता है उतना, यानी कि 5 में 3 भाग भरा हुआ है। अब यदि 5 में 3 भाग भरा हुआ है तो 5 में कहने का मतलब 2 भाग खाली होगा, यानी कि 2/5 भाग खाली होगा, यानी 60 का 2/5 भाग खाली होगा, और यही खाली भाग हमें टंकी को भरना है। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भरने में कितना घंटा लगेंगे, जबकि टंकी 3/5 भाग पहले से भरा हुआ है। तो अब यदि हम 5 से काटेंगे तो 12 बार में, यानी कि 12 दूनी 24 लीटर पानी जो है टंकी में कम है, यानी कि 24 लीटर पानी हमें भरना है। अब यदि 24 लीटर पानी भरेंगे तो देखिए ए 15 लीटर पानी 1 घंटा में भरता है, बी 1 घंटा में 6 लीटर पानी, यानी कि टोटल 21 लीटर पानी भरा जा रहा है, और सी जो है 1 घंटा में 10 लीटर निकाल देता है, यानी कि 21 लीटर भर रहे हैं और 10 लीटर निकल जाता है, यानी कि 1 घंटा में कितना 11 लीटर ही पानी भरा जा रहा है, और हमें तो 24 लीटर टोटल पानी भरना है। यानी कि हम यदि 24 लीटर में जो है 11 से भाग कर देंगे तो यहाँ से समय निकल जाएगा, यानी कि 24/11 घंटा में जो है हम टंकी को भर देंगे, यानी 2/5 भाग जो खाली था उतना भाग 24/11 घंटा में जो है वो भरेगा। ठीक ना, जो ऑप्शन होगा आपका डी नंबर। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या इतना में 4 व 2 के स्थानीय मान में क्या अंतर है, यानी कि 83, 37, 49, 502 में जो है 4 और 2 का स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए स्थानीय मान हम अगर किसी भी संख्या का निकालते हैं तो उस संख्या के आगे जितनी भी संख्या होता है उतना जीरो जो है हम उस संख्या पर लिखते हैं, यानी कि यदि 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो 4 के आगे 1, 2, 3, 4 संख्या है, यानी कि हम 4 जीरो लिखेंगे। उसके बाद जो है हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि एक भी संख्या नहीं है, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा। अब हमसे 4 के स्थानीय मान यानी कि इतना और 2 के स्थानीय मान 2 ही, यानी कि इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो इनमें से यदि हम 2 को घटा देते हैं 40,000 में से तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा, और ये 4 था तो हासिल 1 लिए थे यानी 3 हो जाएगा, यानी कि 39,998 जो है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। और यदि यहाँ स्थानीय मान ना पूछ के हमसे जातीय मान पूछता तो किसी भी संख्या का हम जातीय मान निकालते, तो जिस संख्या का जातीय मान पूछता है वही संख्या उसका जातीय मान हो जाता है, यानी कि 4 का यदि यहाँ जातीय मान कहता तो 4 ही होता। उसके बाद यदि 7 का भी जातीय मान 7 ही होता, यानी कि किसी भी संख्या का जातीय मान पूछता तो स्वयं वही संख्या जो होता है उसका जातीय मान होता है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में, यानी कि एक मिश्र धातु में जो है तांबा व जस्ता का अनुपात 17:7 था, जबकि निकेल व जस्ता का जो अनुपात था वो 4:3 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता से व निकेल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि रेशियो को जो है संतुलित करने के लिए कह रहा है। देखिए एक मिश्र धातु है वो तांबा और जस्ता के मिलने से बना है मिश्र धातु, तो तांबा और जस्ता यानी दोनों का रेशियो दिया गया है तांबा और जस्ता। तो देखिए तांबा का जो रेशियो है वो 17 है और जस्ता जो है वो 7 के अनुपात में है उस मिश्र धातु में। अब फिर आगे कह रहा है जबकि निकेल व जस्ते का जो अनुपात है वो 4:3 था, यानी कि एक मिश्र धातु है उसमें निकेल और जस्ता फिर जो है वो कितने के अनुपात में है, 4 निकेल है तो जस्ता 3 है। अब देखिए यहाँ जस्ता 7 है और यहाँ जस्ता जो है 3 है,
यानी कि दोनों जगह जस्ता का मान अलग अलग है। अब दोनों जगह यदि जस्ता का मान अलग अलग है और रेशियो को हमें संतुलित करना है तो दोनों जगह तो जस्ता का मान बराबर करेंगे। तो दोनों जगह जस्ता का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जस्ता का 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ जस्ता का मान 7 था तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी अब दोनों जगह जस्ता का मान बराबर हो जाएगा। अब यदि इस 3 से यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तब जाके समीकरण जो है वो संतुलित रहेगा, ठीक ना। तो देखिए 17 से 3 में यदि गुना करते हैं तो कितना 51 हो जाएगा, यानी कि तांबा का रेशियो 51 हो जाएगा, और जस्ता 7 या 21, यानी 51:21 हो जाएगा। और यहाँ 7 से गुना करेंगे तो कितना 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि निकेल का रेशियो और जस्ता का रेशियो 7 या 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी जस्ता का मान 21 और यहाँ भी जस्ता का मान 21, यानी अब दोनों जगह जस्ता का मान जो है वो बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्या कि तांबे जस्ता व निकेल का अनुपात क्या है। तो देखिए तांबा यहाँ कितना 51 के अनुपात में है, यानी कि 51, और जस्ता जो है दोनों जगह अब 21 हो गया है, तो यानी कि हम 21 ले लेंगे। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन में फिर किसका अनुपात पूछ रहा है, लास्ट में निकेल का अनुपात पूछ रहा है। तो निकेल का अनुपात कितना 28 है, यानी कि 51:21:28 जो होगा वो आंसर होगा, ठीक ना, जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2 व 98 के बीच मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यानुपातिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि a गुना b का जो है हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो a मान लेंगे हम किसे 2 को, और 98 को हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे, यानी कि 2 गुना 98 करके जो है हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 गुना 98 करेंगे तो कितना 196 हो जाएगा, और 196 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, यानी कि 2 और 98 का जो मध्यानुपात हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। यदि यहाँ मध्यानुपात ना पूछ के तृतीय अनुपात पूछता तो तृतीय अनुपात हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर बट्टा a करके, ठीक ना, यानी कि 98 का स्क्वायर करते हैं, उसमें 2 से भाग करते, जो आता वो तृतीय अनुपात कहलाता। लेकिन हमसे यहाँ जो है मध्यानुपात पूछा गया है, तो मध्यानुपात निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो रूट ए बी होता है। तो a पहली वाली को और b लास्ट वाला को, यानी कि 98 को, अब दोनों को गुना करने के बाद जो होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही उसका मध्यानुपात हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि a का जो मान दिया गया है वो -14 + 4 दिया गया है, फिर आगे b का मान जो है वो 4 - 14 दिया गया है, और हमसे a गुना b का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले a का मान यदि निकालते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 में से 4 घटेगा तो कितना -10 हो जाएगा। उसके बाद b को यहाँ से हम यदि सॉल्व करते हैं तो 4 में से 14 घटेगा तो कितना -10 हो जाएगा। अब यहाँ a गुना b करना है तो a का भी मान -10 और b का भी मान -10 है, यानी कि माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, और 10 गुना 10 करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, यानी कि a गुना b का जो मान हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यानी कि इसे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले BODMAS बोर्ड मास में होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का, और का अर्थ गुना होता है तो यानी कि ऑफ का काम करते हैं। उसके बाद डिवीजन यानी भाग का काम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का काम, उसके बाद गुना के बाद एडिशन, और एडिशन यानी कि सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम करते हैं, और सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे, वो भी लास्ट से। तो ब्रैकेट का काम प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होता है तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि -20 हो जाएगा यहाँ तक में। अब यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो 27 में से 20 घटाएंगे, और 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना 7 होगा। अब जो है का अर्थ गुना होता है, और यहाँ माइनस में 3 है तो -3, और यहाँ तक में तो सॉल्व करने के बाद 7 आया था तो -3 गुने 7 करेंगे, का अर्थ गुना होता है, तो -3 गुने 7 -21 हो जाएगा यहाँ तक में। अब यदि -21 होता है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस प्लस तो कितना -25 हो जाएगा।
और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या माइनस होगा, यानी कि 78 में से 25 को घटाएंगे। अब 78 में से 25 को हम घटाएंगे तो कितना, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 53 हो जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी कि का काम करते हैं, उसके बाद भाग गुना, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में घटाव का काम करते हैं। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 है। x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। फिर आगे जो है 2x प्लस 4y बराबर 16 दिया गया है और कह रहा है कि युग्म के हलों की संख्या है, यानी कि इन रैखिक समीकरण की हल की संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार से हल किया जा सकता है, इनकी हल की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी सबसे पहले जान लेते हैं। तो थ्योरी क्या है कि यदि a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है इस समीकरण का एक हल होगा मात्र। ठीक ना, एक हल होगा। यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो जाता है, तब इस स्थिति में इसी समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक भी हल नहीं होगा। अब यदि इसी समीकरण में तीसरा स्टेप क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी तीनों एक दूसरे का बराबर हो जाता है, तब उस स्थिति में जो है अनंत हल होता है। ठीक ना, तो इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए a1 ये कहलाएगा, a2 ये कहलाएगा, यानी कि x का कोफिशिएंट a2 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b2 कहलाएगा, और ये इधर है तो इधर यदि सेपरेट करते हैं, बराबर से इधर लाते हैं, तो इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -16 बराबर 0 होगा, तो ये जो है c2 कहलाएगा। इसी तरह c1 ये कहलाएगा और y का कोफिशिएंट जो है b1 कहलाएगा, और x का कोफिशिएंट यानी यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा, और ये 1 जो कहलाएगा वो a1 कहलाएगा। अब इस पर यदि हम सवाल को बैठाना चाह रहे हैं तो कैसे बैठाएंगे, a1 बट्टा a2 सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ से x का कोफिशिएंट 2, यानी 1 बट्टा 2। उसके बाद जो है y का कोफिशिएंट कितना 2 है, 2, और इस यहाँ y का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो 2 बट्टा 4। उसके बाद यहाँ c जो है वो माइनस में है, यानी कि -8, और यहाँ भी c2 क्या है माइनस में है, यानी -16। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 8 से 16 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि 1 बट्टा 2 होता है यहाँ, और यहाँ b1 बट्टा b2 को सॉल्व करने के बाद 1 बट्टा 2, c1 बट्टा c2 को सॉल्व करने के बाद 1 बट्टा 2 होता है, यानी कि 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, यानी तीनों जो है वो बराबर है। और जब तीनों बराबर है तब उस स्थिति में देखिए a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 यदि हो जाता है, तब उस स्थिति में समीकरण का अनंत हल होता है, यानी कि इन दोनों समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो अनंत हल होगा। ठीक ना, जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 40 प्राप्त करने के लिए संख्या 6.2/9 में किससे गुना किया जाना चाहिए। देखिए 6.2/9 में, तो इसे सबसे पहले पूर्णांक खत्म करेंगे, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 56, और 56/9 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इसमें कितना गुना करे इस संख्या में कि 40 हमें पूर जाए। तो माना कि x गुना कर रहे हैं तब जो है हमें 40 हो रहा है। अब 40 यदि हो रहा है तो x का मान यानी निकालना है, यानी x को सेपरेट करेंगे तो 9 को उधर भेजेंगे तो इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 40 गुने 9 हो जाएगा और बट्टे 56 हो जाएगा, यानी यहाँ इतना जो है x का मान हो जाएगा। अब यदि इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 बार में कटेगा 28, 2 बार में कटेगा कितना 20,
2 बार में 14, 2 बार में 10, 2 बार में 7 और 2 बार में 5, यानी 9 पचे 45 और बट्टा 7। अब तो कटेगा नहीं, यानी कि 45 बट्टा 7 से जो है हम यदि इस संख्या में गुना करते हैं तो हमें 40 मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि समान क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज का आधार जो है समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है, ठीक ना, और एक समानांतर चतुर्भुज है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इस समानांतर चतुर्भुज का जो भी आधार होगा उसका आधा इस त्रिभुज का आधार होगा, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस समानांतर चतुर्भुज की आधार को यदि हम 2 मान लेते हैं तो इस त्रिभुज का आधार 1 हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार से, क्योंकि इसका आधा होना चाहिए इस त्रिभुज का आधार। और उसके बाद हमसे जो है इनका हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है, इन दोनों के हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए इसे आप 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक सुविधा के लिए जो है कैलकुलेशन लॉन्ग ना होने के लिए जो है छोटी सी संख्या यानी 2 को ही हम माने हैं, ठीक ना, आधार। और यदि हाइट पूछ रहा है तो इनका हाइट हम h मान लेते हैं, छोटी h, और इन समानांतर चतुर्भुज का हम हाइट को h मान लेते हैं, बड़ी h मान लेते हैं, हाइट होगा, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने आधार होता है। तो आधार कितना, 1 है, तो 1 और गुने हाइट होता है यानी कि ऊंचाई होता है। और दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने ऊंचाई होता है यानी कि 2 गुने h हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों के हाइट का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो त्रिभुज का h और इसका जो हो जाएगा बड़ी h, और इधर लाएगा, इधर गुना में है और इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, और ये इधर गुना में है और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 4 बट्टा, और यहाँ 1 था तो ये बट्टा में आ जाएगा, यानी कि रेशियो जो हो जाएगा दोनों के हाइट का वो 4:1 हो जाएगा, ठीक ना। तो जो ऑप्शन जो आपका होगा वो बी नंबर होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यदि x² प्लस ax प्लस b को, देखिए x² प्लस ax प्लस b को जो है हम x प्लस 3 से भाग देते हैं ना, तब जाके शेषफल कितना बचता है, -1 बचता है। तो जो शेषफल बचेगा उसे बराबर कर लेंगे हम सबसे पहले, और जिससे भाग करने के लिए कहेगा उसके बराबर हम 0 करेंगे। और यदि 0 कर देते हैं तो इधर प्लस में 3 है, और इधर यदि प्लस में 3 है तो उधर यदि जाएगा तो माइनस में, यानी x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आगे कह रहा है कि और जब हम x² प्लस bx प्लस a में हम जो है x-3 से विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं, तो शेषफल जो है वो 39 बचता है, यानी कि शेषफल को हम इसके बराबर कर लेंगे। तो हमसे जो है a प्लस b का मान पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें किससे भाग कर रहे थे, x-3 से क्वेश्चन भाग कर रहा था, तो x-3 के बराबर 0 करेंगे, और x माइनस इधर क्या, 3 जो है इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और यहाँ x का मान -3 है इस समीकरण के लिए। अब यहाँ जहां जहां x होगा वहां वहां -3 को रखेंगे, तो -3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो -3 गुने -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 3 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में। उसके बाद प्लस का प्लस होगा, और -3 तो -a गुने -3 होगा, यानी कि यहाँ -3a हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ तो x है नहीं, यानी कि यहाँ जो होगा वो प्लस b होगा। अब इसे मिटा दे। अब उसके बाद जो है यहाँ बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ क्या आया था, x-3 आया था। उसके बाद देखिए यहाँ से यदि हम x को खत्म करते हैं तो x के जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो x के जगह 3 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस b गुने x यानी कि b गुना 3 यानी कि 3b, और यहाँ जो हो जाएगा प्लस a का a रहेगा ही रहेगा, और बराबर जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 9 है और यहाँ -1 है, इस 9 को यदि उधर हम भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 9
और उधर जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3a पहले से था प्लस b और इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, यानी जाके जुटेगा जो -10 होगा, -3a प्लस b का वैल्यू। अब यहां से यदि हम निकालते हैं तो 3b प्लस a होगा और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 39 में से 9 को घटाएंगे और 39 में से 9 को घटाएंगे तो 30 होगा, यानी 3b प्लस a का वैल्यू कितना 30 है। यानी कि अब जो है हमारा समीकरण यहाँ बन चुका है, यानी कि ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। और जब कभी भी दो वेरिएबल रहता है, यानी कि a और b जो है वो दो वेरिएबल है, और जब दो समीकरण रहता है तो किसी एक वेरिएबल का मान निकालने के लिए जो है हम किसी एक वेरिएबल को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हमें एक वेरिएबल का मान मिलेगा। यानी कहने का मतलब देखिए, -3a प्लस b बराबर कितना है, -10 है, और यहाँ जो है 3b प्लस a बराबर जो है वो 30 है। अब यदि हम किसी एक का मान यहाँ से निकालना चाहेंगे, a या b का ही मान पहले सबसे पहले निकालेंगे, तो a या b किसी एक का मान यदि निकालते हैं, माना कि हम b का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो b का मान ही यदि निकालेंगे तो यहाँ भी b जो है 3b होना चाहिए, या यहाँ b है तो यहाँ b होना चाहिए, तब तो b खत्म होगा। तो 3b होने के लिए 3 से इधर गुना कर देंगे तो 3b हो जाएगा, और यहाँ तो 3b है ही। अब देखिए 3 से यदि इधर गुना कर रहे हैं तो यहाँ यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यदि गुना करेंगे तो 3 गुने 3 करेंगे तो -9a हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो +3b हो जाएगा, और बराबर -10 या कितना 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे बीच से मिटा देते हैं। अब यदि जो देखिए यहाँ से 3b और 3b कट जाएगा, यानी कि यदि हम घटाएंगे तो, यानी यहाँ माइनस और माइनस माइनस, यानी 3b खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा तो 10a हो जाएगा, माइनस में 10a होगा। उसके बाद देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस जो हमारा हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस खत्म और 10 0 से 0 खत्म, यानी a का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से a का मान यदि 6 होता है, तो अब यदि हम a का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो b का मान आ जाएगा। यानी यहाँ a का मान यदि रख देते हैं तो a इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 30 में से 6 को घटाएंगे तो कितना 24 हो जाएगा, और ये 24 3b का मान हो जाएगा, यानी कि 3b बराबर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। अब 3 से 24 को काटेंगे 8 बार में, यानी कि b का जो मान हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और हमसे पूछा जा रहा था a प्लस b का मान, तो a का मान 6 और b का मान 8, यानी कि a प्लस b का जो मान हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लालू व बालू की आयु जो है वो 1:2 के अनुपात में है। 7 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5 में बदल जाता है। तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। देखिए लालू और बालू दोनों की आयु की वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। उसके बाद इन्हीं दोनों की आयु जो है 7 साल के बाद जो है वो कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो देखिए जब कभी भी एज प्रॉब्लम्स में यानी कि आयु संबंधित सवाल में जो है रेशियो में देके साल बाद और वर्तमान यानी कि बाद पहले का चर्चा किया गया हो, तब जो है सबसे पहले हम दोनों व्यक्ति की आयु का जो है अंतर बराबर करेंगे। और अंतर बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि दो व्यक्ति की आयु का अंतर जो होता है वो हर एक समय जो होता है वो बराबर ही होता है। क्योंकि बराबर इसलिए होता है क्योंकि आयु तो दोनों व्यक्ति का चल रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो में आयु के अंतर को बराबर करेंगे। तो देखिए 3 और 5 में अंतर यहाँ 2 है, 1 और 2 में अंतर यहाँ कितना 1 है, यानी कि यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर जो अंतर आया है उससे गुना इधर कर देंगे और इधर जो अंतर आया है उससे इधर गुना कर देंगे।
तो 2 से यदि यहाँ 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, और 1 से गुना करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3:5 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 में अंतर 2 होता है, 2 और 4 में भी अंतर 2 होता है, यानी कि दोनों जगह आयु का जो अंतर है वो बराबर हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है और ये 7 साल बाद की आयु का रेशियो दिया गया है, यानी कि वर्तमान आज से 7 साल बाद, यानी कि 7 साल का अंतर है। यदि आज से 7 साल बाद, तो देखिए रेशियो में कितना का अंतर है, 4 और 5, यानी कि रेशियो में 1 का अंतर है, और रियल में कह रहा है ये वर्तमान का है और ये 7 साल बाद का है, यानी कि रियल में 7 का अंतर है, यानी कि अनुपात 1 का जो वैल्यू है वो 7 है ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, तो 2 और 4 में बड़ा तो 4 है, यानी कि 4 का हमसे मान पूछा जा रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 है, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकालने के लिए 4 गुने 7 कर देंगे, यानी कि बड़े व्यक्ति की जो आयु हो जाएगा वो 28 होगा, ठीक ना। और छोटा व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा, छोटा व्यक्ति की रेशियो 2 है, तो अनुपात 2 1 का वैल्यू 7 है, तो छोटा व्यक्ति का जो आयु हो जाएगा वो 7 गुना 2, यानी कि छोटा व्यक्ति का जो आयु हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो डीआई का है। क्वेश्चन क्या है कि पार्टी और उनके द्वारा जीती गई सीट जो है निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवार की कुल संख्या क्या है, यानी कि जो भी दक्षिण में है, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए है, और ए में जो है उत्तर में क्या है 40, दक्षिण में 40 है, पूर्व में 37 है, और पश्चिम में 35 है, और उत्तर में 27 है। इन सभी को ऐड करना है तो कितना 139 हो जाएगा ऐड करने के बाद। उसके बाद फिर देखिए बी में कितना है, बी में 6 है, फिर 26 है, 26 के बाद कितना 76 है, फिर कितना 86 है, और इन सभी को हम यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 194 हो जाएगा। उसके बाद सी में देख लीजिए क्या है कि सी में 83 है, प्लस 71 है, प्लस कितना 4 है, प्लस 21 है, और इन सभी को ऐड करने के बाद 179। इसी तरह डी में कितना हो जाएगा 1 है, प्लस 7 है, प्लस 3 है, प्लस कितना 11 है, और इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 22 हो जाता है। और क्वेश्चन के अनुसार से यही हमसे पूछा जा रहा था कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवार की कुल संख्या क्या है, इसलिए सभी को जो है हम ऐड किए हैं, और कुल संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इन सभी को अब हम यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 534 हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 5% वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है वो 5250 है, उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है कि माना कि पहला साल जो भी ब्याज होगा उस ब्याज को मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा, और मूलधन तब तो ब्याज में ऐड करने के बाद मिश्रधन हो जाएगा, तो उस मिश्रधन पर फिर अगले साल से ब्याज चलेगा, यानी कि ब्याज का ब्याज जब मिलने लग जाए तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि 5250 रुपया 3 साल के लिए साधारण ब्याज है, यानी देखिए 5250 रुपया क्या है 3 साल का साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज तो प्रत्येक साल का समान होता है, इसलिए यदि हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1750, यानी कि 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 1750 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इस 1750 में अगर फिर अगले वर्ष हम ब्याज लेंगे तो इस 1750 पर भी ब्याज चलेगा, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में 1750 पहले वर्ष तो लगा होगा, दूसरे वर्ष तो 1750 लगेगा ही लगेगा, तीसरे वर्ष भी 1750 लगेगा।
पहले वर्ष 1750, दूसरे वर्ष 1750, तीसरे वर्ष भी 1750। अब दूसरे वर्ष जो है इस पहले वर्ष के 1750 पर भी ब्याज लगेगा। तो इस 1750 पर कितने प्रतिशत से लगेगा? 5% से लगेगा। और 5% से प्रतिशत हटाने के लिए 0 से 0 खत्म। अब देखिए 5 25 हो जाएगा और हाथ में 2 और 17 5 85 हो जाता है ना। 17 5 85 और 2 कितना हाथ में बचा था? तो 87। यानी कि 875 में 10 से हम भाग करेंगे तो कितना? 87.5 होगा। यानी कि अगले साल जो है 1750 पर जो ब्याज लगेगा वो 87.5 रुपया लगेगा, ठीक ना। फिर इसी 1750 पर दूसरे साल लगा ना, फिर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है ब्याज पर ब्याज लगना। तो इस 1750 पर फिर क्वेश्चन में 5% कह रहा है, तो इतना 5% निकालेंगे तो इतना ही होगा, यानी कि 87.5 रुपया लगेगा। यानी पहले साल के ब्याज पर तो पूरा ब्याज लग गया। अब दूसरे साल का जो 1750 है इस पर तो भी ब्याज लगेगा ना, तो इस पर भी 5% से लगेगा, तो कितना? 87.5 हो जाएगा। फिर दूसरे साल जो ब्याज लगा है 87.5, इस पर ब्याज लगेगा फिर तीसरे साल, यानी कि 87.5 पर भी 5% के रूप से ब्याज लगेगा, ठीक ना। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज पर ब्याज लगना। दशमलव से दशमलव हटेगा, 5 से गुना करेंगे 25 और 25 का 5 हाथ में 2 और 7 पंचे 35, 2 37 का 7 हाथ में 3 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 3 43 हो जाएगा, यानी 4375। और इसमें 1000 से भाग करेंगे, यानी कि 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी कि 4 दशमलव जो हो जाएगा वो 375 रुपया जो है इसका ब्याज जो अगले साल लगेगा, ठीक ना। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल इतना ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। और इसे ऐड करने के बाद जो है जो भी होगा टोटल वही उसका ब्याज कहलाएगा, ठीक ना। तो इसे ऐड करने के बाद जो है 5516.88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। दशमलव के बाद ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। 5516.88 जो है ये टोटल इसे ऐड करने के बाद इसे ऐड कर देंगे तो 5516.88 जो है वो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन आपका होगा बी नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सीता की बाल्टी में रामू की बाल्टी से 3 गुना ज्यादा क्षमता है। खाली ड्रम को भरने के लिए सीता की बाल्टी को 60 बार भरना पड़ता है। यदि सीता व रामू की बाल्टी से बारी बारी से ड्रम भरा जाए तो कुल कितनी बारी में ड्रम भरेगा? देखिए सीता और रामू दोनों की जो है क्षमता दिया गया है, यानी कि इफिशियंसी जो है वो दिया गया है, रेशियो में दिया गया है। क्या कह रहा है? रामू की बाल्टी से 3 गुना ज्यादा क्षमता है सीता की बाल्टी की। यदि रामू की बाल्टी की क्षमता 1 रहा होगा तो सीता की बाल्टी का 3 होगा, तब तो 3 गुना हो जाएगा रामू की बाल्टी से। उसके बाद कह रहा है खाली ड्रम को भरने के लिए सीता की बाल्टी को 60 बार भरना पड़ता है। और देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ हम टोटल कार्य निकालेंगे। तो टोटल कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर समय गुने क्षमता होता है ना। तो यहाँ देखिए क्षमता कितना है 1 और यहाँ 3, क्षमता कितना है? इसका 3 है और इसका 1 है। और यहाँ क्या कह रहा है? 60 बार भरना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो हो जाएगा समय का कार्य जो निभाएगा वो 60 निभाएगा। और 60 बार कौन भर रहा है? सीता भर रही है। तो सीता की क्षमता लेंगे यानी कि 3 और 60 या 3 करेंगे, यानी कि टोटल काम जो हमारा हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। यानी कि उस ड्रम का जो क्षमता हो जाएगा, यदि हम माना कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं लीटर में है, तो 180 लीटर हो जाएगा, ठीक ना, उस ड्रम का क्षमता। अब यदि टोटल उस ड्रम की क्षमता 180 लीटर हो जाता है तो क्वेश्चन में कहता क्या है कि दोनों सीता व रामू की बाल्टी से बारी बारी से ड्रम भरा जाता है। यानी एक बार सीता भरती है तो एक बार रामू भरती है, यानी कि एक बार सीता और एक बार रामू, यानी कि 2 बार में कितना? एक बार सीता भरेगी तो 3 लीटर से रामू 1 लीटर, यानी 4 लीटर जो होगा वो 2 बार में हम भर पाएंगे। लेकिन टोटल तो हमें भरना है 180 लीटर। अब यदि 180 लीटर भरना है तो 4 में कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि 180 हो जाए? तो 4 में हम क्या करेंगे? 45 से गुना करेंगे तो 180 हो जाता है, और इधर भी 45 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? बारी बारी से ड्रम भरा जाए तो कुल कितनी बारी में ड्रम भरेगा?
यानी कि टोटल ड्रम, यानी ड्रम भरने में टोटल कितना बार लगेगा, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि कितने बार ये भरेगी और कितने बार ये डालेगा। तो यानी कि 45 बार जो है सीता डालेगी, यानी कि और 45 बार जो है वो रामू डालेगा, यानी 45 और 45 90 होता है। तो हमसे बारी में ड्रम पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन यानी आंसर जो हो जाएगा वो आपका 45 होगा, जो ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समवर्तीय शंकु का आयतन जो है जिसकी आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि एक शंकु का जो त्रिज्या होगा वो उसके ऊंचाई के बराबर होगा और शंकु के आयतन के बराबर जो होगा वो गोलार्ध के आयतन का बराबर होगा, ठीक ना। यानी गोलार्ध का अर्थ होता है अर्धगोला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शंकु के आयतन के बराबर गोलार्ध का आयतन करेंगे। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसके आयतन के बराबर जो होगा वो गोलार्ध का आयतन यानी अर्धगोला के आयतन होगा। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है तो अर्धगोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 गुने पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला 2/3 गुने पाई आर क्यू होता है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि शंकु की त्रिज्या का रेशियो और अर्धगोला की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा। इसलिए जो हम इसे छोटी आर और इसे बड़ी आर माने हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकु का जो त्रिज्या है वही शंकु का ऊंचाई भी है, यानी कि त्रिज्या बराबर ऊंचाई है, ठीक ना, क्वेश्चन के अनुसार से। तो यहाँ हम यदि आर का तो यानी कि रेशियो का, सॉरी त्रिज्या का रेशियो निकालना है तो हाइट के जगह क्वेश्चन में तो कह रहा है त्रिज्या होगा, यानी कि हम हाइट के जगह त्रिज्या ही ले लेते हैं। अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा, इधर 3 से 3 खत्म हो जाएगा और आर स्क्वायर को आर से गुना करते हैं तो आर क्यू हो जाएगा। और इधर का आर क्यू है, इधर यदि आएगा उधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, इधर नहीं कुछ तो क्या बट्टा में 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए इधर क्या है, क्यूब है और यही क्यूब उधर यदि जाता है तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि इसी को हम इस तरह तब लिख सकते हैं, यानी कि आर बट्टा आर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 2/1। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए 1 ही सिर्फ लिखे हैं, ठीक ना। जो आपका रेशियो हो जाएगा 2 का क्यूब रूट अनुपात 1 होगा। जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा, सी नंबर होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन क्या है कि 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो टावर की ऊंचाई क्या है। देखिए जो सब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे करते जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं और रेशियो मेथड से बना लेते हैं। पहले क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो 7 मीटर ऊंचा होना चाहिए जमीन से, तो ये 7 मीटर ऊंचा हो गया। उसके बाद कह रहा है आगे कि एक टावर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, वो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से है। तो यहाँ से यहाँ माना कि ये टावर रहा होगा और ये जो है उन्नयन कोण हो जाएगा प्लेटफॉर्म का जो 30 डिग्री, टावर का सॉरी 30 डिग्री है। उसके बाद आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म जो है टावर से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी प्लेटफॉर्म की ये दूरी, ये लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 50√3 दी गई है। अब यदि ये 50√3 तो ये भी 50√3 हो जाएगा और ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा। अब आगे यदि हम क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाना चाहेंगे तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हो जाता है और ये समकोण त्रिभुज हो जाता है तो किसी भी त्रिभुज का जो तीनों कोण का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री और समकोण त्रिभुज ये हो जाता है तो ये तो 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री तो 120 डिग्री, तो बाकी बचा कितना 60, यानी कि ये कोण जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और रेशियो मेथड से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि 10 का 60 डिग्री मान लेते हैं, इस कोण का चर्चा करके यदि बनाए 10 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3 होता है। और √3 बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भाग करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 10 60 का वैल्यू तो √3 हो गया और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार होता है रेशियो में।
और लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि लंब का जो रेशियो है वो कितना है, √3 है। और हम tan 60 का चर्चा कर रहे हैं, और जिस कोण का चर्चा करते हैं किया जाता है क्वेश्चन में, उसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। यानी कि हम 60 का चर्चा कर रहे हैं तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा, और 90 के सामने की भुजा को तो हम कर्ण कहते ही कहते हैं, ठीक ना। और जब 60 का चर्चा कर रहे हैं तो 60 के सामने क्या लंब हो जाएगा, यानी कि P का जो मान हो जाएगा, यानी लंब का जो मान है वो √3 है रेशियो में। और यहाँ रियल में लंब का मान कितना, 50√3 दिया गया है, और यहाँ रेशियो में √3 आ रहा है। जब रेशियो में √3 आ रहा है और ये भी लंब का मान है, और 50√3 भी लंब का मान है, और यहाँ से √3 खत्म होता है, तो यहाँ कितना बचेगा, 50 बचेगा। यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 50 है। और जब अनुपात 1 का वैल्यू 50 है तो ये लंब हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है, और बाकी जो भुजा बचता है वो क्या, आधार हो जाता है। तो यानी कि बी बेस यानी आधार होता है, तो आधार कितना है, रेशियो में 1 है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो क्या है, 1 है, ठीक ना। अब यदि यहाँ से यहाँ तक का मान 1 है और यहाँ से अनुपात 1 का मान कितना, 50 आया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 इसलिए होगा क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 50, और ये इतना जो है वो अनुपात 1 है, और अनुपात 1 है इसलिए 50 होगा। लेकिन हमसे तो टावर की ऊंचाई पूछा जा रहा है, और जब हमसे टावर की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो टावर तो जमीन से होता है, यानी कि यहाँ से टावर होता है, तो टावर की ऊंचाई कहाँ से हम काउंट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, यानी कि ये 50 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ कितना है, 7 है, तो 50 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना, 57 हो जाएगा। यानी कि टावर की जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 57 मीटर होगा, ठीक ना। तो यहाँ तो हम 60 लेके बनाए हैं तब 57 मीटर आया है, लेकिन आप यदि 30 लेके बनाना चाहते हैं तो tan 30 का मान लेके बना लीजिए। tan 30 का मान लेके भी बनाइएगा फिर भी कितना आएगा, 57 ही आएगा। अब यदि आप tan 30 का मान लेके बनाइएगा, यानी कि tan 30 का आप चर्चा कर रहे हैं, तो tan 30 के सामने जो है कि भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि ये भुजा लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। यानी जिसका हम चर्चा करेंगे, जिस कोण का चर्चा करेंगे, उस कोण के सामने की जो भुजा होगा वो जो है लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इस क्वेश्चन में 60 का चर्चा कर रहे थे, तो 60 के सामने की भुजा लंब हुआ था। अब यदि आप 30 को लेके बनाइएगा तो 30 का चर्चा यानी की है, तो 30 के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, लेकिन आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा, 57 ही आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x का जो वैल्यू है वो कितना, √3 है, और हमसे जो है x³ + 1/x³ का मान पूछा जा रहा है, ठीक ना। इतना का मान देके इतना का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इस सवाल को यदि शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे कि देखिए हमें क्यूब का मान निकालना है, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब हमें क्यूब का मान निकालना हो तो x + 1/x, यानी कि यहाँ जो वैल्यू रहेगा इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि क्यूब कर देंगे। कब, जब क्यूब का मान निकालना होगा तब, और प्लस से प्लस में ही आ रहे हैं तब, ठीक ना। तो जब इतना का मान दिया गया है तो इतना का क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब करेंगे, और क्यूब करने के बाद जो है इसमें से, शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए, इसमें से इसका 3 गुना करके घटा देंगे, यानी कि 3 रूट जो है 3 गुना, √3 का 3 गुना कितना, 3 √3 होगा, इतना घटा देंगे। अब इसे यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुने √3 गुने √3, और √3 गुने √3 यानी कि 3 हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 √3 इसको, ठीक ना। और ये तो 3 √3 है, -3 √3, यानी कि माइनस और माइनस 0 हो जाएगा, यानी x³ + 1/x³ का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक ना। अब यदि इसी सवाल को हम यदि फॉर्मूला से बनाना चाहेंगे तो फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। तो अब फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे कि ये AQ और BQ के फॉर्मूला से बनेगा। तो AQ और BQ के फॉर्मूला से कैसे बनेगा कि A + B का यदि हम होल क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, AQ + BQ + 3AB × A + B होता है। A + B के होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो इतना होता है, और हमें इतना का मान निकालना है, यानी कि इतना का मान निकालना है, क्योंकि ये भी AQ + BQ है, और ये x³ / 1/x³ है, यानी कि ये A हो जाएगा और ये पूरा जो है
वो हमारा b हो जाएगा, ठीक ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब पे आ गया, यानी कि तो अब कहने का मतलब a प्लस b यानी कि x प्लस 1/x का मान कितना √3 है, यानी √3 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक ना। और इतना का तो हमें मान निकालना ही है, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हमें मान निकालना है। a की जगह x रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, 1/x रखेंगे, और उसके बाद प्लस 3ab, तो 3 और a की जगह क्या x रखेंगे, यानी x गुने, और b की जगह क्या 1/x रखेंगे, x से x खत्म, और a प्लस b क्या है, a प्लस b का मान यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में √3, यानी कि गुना करेंगे √3 से। अब देखिए इतना का तो मान हमें निकालना है, और 3√3 इधर प्लस में, और √3 का क्यूब इधर प्लस में। अब यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना 3√3 होता है, यानी कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यहाँ 3√3, और यदि 3√3 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 3√3 घटा देंगे तो कितना 0, यानी कि x प्लस 1/x क्यू का जो वैल्यू आया वो 0 आता है। तो ट्रिक भी जो होता है, शॉर्ट ट्रिक भी जो होता है वो यहीं से बनता है, शॉर्ट ट्रिक यहीं से बना है, क्योंकि इसका हम शॉर्ट ट्रिक में क्या किए थे, क्यूब किए थे, और क्यूब करके इसमें से क्यूब में से हम घटा दिए थे कितना को, इस संख्या को 3 गुना करके, जो देखिए यहाँ 3 गुना आया है सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। इसलिए शॉर्ट ट्रिक भी जो है वो यहीं से बनता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक हासिल किए हैं तो उसके विज्ञान में कितने अंक आए हैं। देखिए x कोई व्यक्ति है, उसने इतिहास और भाषा यानी कि भाषा को लैंग्वेज होता है, और विज्ञान में औसतन 50 अंक लाया है, औसतन x प्लस लैंग्वेज यानी कि भाषा में, और विज्ञान कह रहा है यानी कि साइंस में, तीनों का जो औसत है वो कितना है, 50 है, और 50 में 3 भाषा का है, 3 विषय का है ना, तो 3 से हम गुना कर देंगे, यानी कि तीनों का योग निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि तीनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक ना। अब तीनों का योग 150 है। आगे कथन में क्या कह रहा है कि इतिहास और भाषा में उसके औसतन 25 अंक है। इतिहास यहाँ हम x ले लिए थे, व्यक्ति का नाम x है, इतिहास यानी हिस्ट्री लेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इतिहास और भाषा यानी कि हिस्ट्री और लैंग्वेज में कितना है, औसतन 25 अंक है। अब यदि औसतन 25 अंक है तो औसत 25 है ना, इसका योग निकालने के लिए 2 भाषा का औसत दिया गया है तो 2 से गुना करेंगे, यानी दोनों भाषा का योग कितना 50 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो विज्ञान में कितने अंक आए हैं। तो देखिए यहाँ से हिस्ट्री और लैंग्वेज यानी कि भाषा दोनों की योग पता हमें चल गया कि दोनों का योग कितना है, 50 है। तो यहाँ यदि हम तीनों के योग में से 2 का योग घटा देंगे तो साइंस का योग मिल जाएगा, हमें पता चलेगा, यानी कि तीनों का योग 150 है, और तीनों के योग में से हिस्ट्री और लैंग्वेज यानी भाषा के योग को घटाते हैं तो कितना 100 हो जाता है, यानी कि साइंस का जो अंक होगा वो 100 अंक का साइंस होगा। कितने अंक का साइंस होगा, 100 अंक का साइंस होगा। तो क्वेश्चन में फिर दूसरा कथन क्या है कि उसे भाषा में 30 अंक मिले हैं, ठीक ना, उसे भाषा में क्या मिले हैं, 30 अंक मिले हैं। यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि कथन 1 और कथन 2 जो दिया गया है तो दोनों कथन का यूज करके हम सवाल का आंसर दे सकते हैं, या कथन 1 का यूज करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ तो हम कथन 1 का ही यूज करके आंसर दे दिए, यानी कि कथन 2 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर होगा कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है जबकि केवल 2 जो है वो अपर्याप्त है, ठीक ना। जो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना, जो कुल मिला के 23 या 24 क्वेश्चन था, जिसे मैंने बारी बारी से कराने का प्रयास किया।